नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? आ जाओ जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो। आज हम लोग लेके आए हैं हमारा नया चैप्टर बेसिस ऑफ लाइफ। 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? एपिडेमिक्स पढ़ा था, और उसके साथ में सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा था किसके बारे में? लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंसेस के बारे में। फटाक से ज्वाइन करो क्लास को। चलो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ हम बोलते हैं किसको? हमारे जीवन का आधार क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ। आपसे मैंने एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? प्रॉमिस किया था कि एक दिन में सेल और टिश्यूज जल्दी जल्दी पढ़ा के आपको ऐसे रटवा दूंगी, याद करा दूंगी, है ना? तो इसी के लिए आज हम लोग बेसिस ऑफ लाइफ देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल और टिश्यूज के बारे में। ठीक है। जनरली एक फ्लो चार्ट में मैं पूरा दोनों चैप्टर खत्म कर सकती हूँ, बट जनरली इन डिटेल भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एक एक करके सारे डायग्राम के साथ पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या फंक्शनिंग होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, सेल। यानी सेल। अब हम लोग सेल में क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं एक जनरल ओवरव्यू तो दे दूं। मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग चैप्टर चुटकियों में खत्म करेंगे, तो चुटकियों में खत्म होगा कैसे? आंख बंद करके, भगवान का नाम लेके। पहला टॉपिक हिस्ट्री। पूरा टॉपिक बता दे रही हूँ, हिस्ट्री पढ़नी है हमें। हिस्ट्री किसकी? सेल की हिस्ट्री। कोई हिस्ट्री मतलब एसएसटी वाला नहीं, ठीक है। दूसरा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। ठीक है। यानी सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, कि उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, कैसे कैसे वो वैरी करता है। तीसरा आपके पास आ जाता है भाई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पे ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन हो गया, उसके साथ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्लस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं, कब कब होती हैं, कहाँ कहाँ पे होती हैं, सेल में कैसे होती हैं, ठीक है। सॉल्यूशन भी अगर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है सेल को, तो वहां पे किस तरह का रिएक्शन वो शो करेगा, ये देखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पे सेल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर आता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। थोड़े बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। किस लिए? कि सेल ऑर्गेनेल्स में कौन से प्लांट्स में आएंगे, कौन से एनिमल्स में आएंगे। अभी बस थोड़े 5 से 10 सेकंड पहले हमने जो 2 डायग्राम्स देखे थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, वो है आपका एनिमल और प्लांट का सेल, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट सेल को डिफ्रेंशिएट तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ उनके पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल में भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि इसमें कौन से पाए जाते हैं, इसमें कौन से पाए जाते हैं, और अगर सेम पाए जाते हैं तो उसको प्लांट्स में क्या कहते हैं और एनिमल्स में क्या कहते हैं, ठीक है। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स की जब हम बात करते हैं तो पहला सेल ऑर्गेनेल आता है सेल वॉल। सेल वॉल। दूसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो, बस यही बताते चल रहे हो अभी। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। इससे ज्यादा से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो मेरा नाम बदल देना। एकदम ऐसे रटा रटाया लिख के बता रही हूँ मैं, कि अगर इस पूरे टॉपिक में से अलग आपसे सेल में से कोई और क्वेश्चन पूछ ले, पुटअप कर ले, तो आप मेरा नाम बदल सकते हो, जो मन करे, है ना। फोर्थ, न्यूक्लियस के बाद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी।
फिफ्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट उसके बाद अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो आते हैं, SER और RER। ठीक है। सिक्स्थ आता है आपका प्लास्टिड। सेवेंथ आता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। एट्थ राइबोसोम। नाइन्थ वैक्यूल। 10th लाइसोसोम। उसके बाद 11th सेंट्रोसोम। और 12th सेंट्रियोल। इसमें दो तीन चीजें और आ जाती हैं, जैसे जब आप न्यूक्लियस की बात करोगे, न्यूक्लियस की बात करते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है। DNA के बारे में यानी जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना होगा। ये सारी की सारी डिटेल्ड स्टडी हमें करनी है इस चैप्टर में। दिस इज द ओवरव्यू, पूरा बता दिया मैंने चुटकी बजा के। अब अगर मैं तुम्हें 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड का टाइम दोगे तो मैं यहाँ खत्म भी कर सकती हूँ, बट जनरली हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। पहले तुम्हें मैं दिखा दूं कि हमारे पास जो सेल है वो कैसा दिख रहा है। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर हम जनरली प्लांट और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करें तो किस आधार पे करते हैं? सबसे पहले मैंने बोला उनके शेप और साइज पे। ठीक है। शेप और साइज की जब भी हम बात करते हैं तो जो प्लांट सेल होता है, देखो ये वाला जो स्क्वायर शेप्ड आपको दिख रहा है, दिस इज प्लांट सेल। अच्छा ये भी तो अलग बात हो गई। ये बीच में आपको ये बड़ा बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है। वैक्यूल जो प्लांट सेल होता है उसमें 50 से 90% एरिया कवर अप करे रखता है। ठीक है। साइड में कहीं न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। उसी जगह पे जब हम बात करते हैं हमारे सेल की यानी एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल्स में सेंट्रल पॉइंट पे, यहाँ सेंटर मोस्ट पॉइंट पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। इतनी बात समझ आई? गुड। चलो अब बच्चा पहले पॉइंट पे आते हैं, यानी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल। जनरल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया था और पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था। यही डिफरेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक पाया जा रहा था सेल, एक है लिविंग सेल, एक था सेल। ठीक है। अब पूछो कि सेल क्या है और लिविंग सेल क्या है। मैम सेल जो था वो डेड सेल पाया गया था। ठीक है। कहाँ पर पाया गया था? 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था। ठीक है। बट दैट सेल वाज डेड सेल। ठीक है। हम डेड कब कंसिडर करते हैं ये भी बताऊंगी। सेल डिस्कवर जो हुआ था उसका नाम वो था कॉर्क ऑफ द ट्री में, मतलब पेड़ की छालों में पाया गया था। अगर टिश्यू की बात करें तो दैट वाज स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है। पहले भी शायद मुझे याद है कि मैंने बताया हुआ है कि जब हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं तो जो लिविंग सेल होता है उसमें सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है प्लांट्स में, और उसी जगह पे अगर वो प्लांट सेल डेड सेल है तो उसमें क्या पाया जाता है? थिक लिग्निन की सेल वॉल पाई जाती है। करेक्ट। ठीक है। तो ये कॉर्क ऑफ द ट्री में लिग्निन की ही सेल वॉल पाई जा रही थी। लिग्निन सेल वॉल। लिग्निन का मतलब क्या होता है? लिग्निन का मतलब होता है लकड़ी जैसी संरचना। ठीक है। लकड़ी जैसा, लकड़ी जैसी संरचना थी इनकी। ठीक है। एग्जैक्ट लकड़ी नहीं है। ओके। डिफरेंस याद रखो। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय सर
एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। जस्ट इनके 9 साल बाद यानी 1674 में, 1674 में इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था दैट वाज अ बैक्टीरियल सेल। पॉन्ड में बैक्टीरियल सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। इन्होंने जो किया था ये दैट वाज बाय द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। और जो सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद प्रिपेयर किया था एज वी हैव सीन इन एमसीक्यू, ठीक है। और लिविंग सेल डिस्कवर किया था 1674 में, 9 साल बाद, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है, ठीक है। कई सारे साइंटिस्ट हो गए। दूसरे साइंटिस्ट हैं परकिंजे, परकिंजे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद आते हैं स्लीडन और श्वान, स्लीडन और श्वान, ठीक है। स्लीडन और श्वान आए थे। उसके बाद साइंटिस्ट आए रडल्फ, रडल्फ वर्चो, ठीक है। ये हमारे मेन साइंटिस्ट थे। इन लोग की खोज सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कैरी करती है। लिविंग और नॉन लिविंग मैंने आपको बता दिया है। पहले कौन डिस्कवर हुआ था? पहला सेल जो डिस्कवर था वो डेड सेल था, ठीक है। डेड का मतलब होता है बच्चा जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, ठीक है, न्यूक्लियस पाया ही ना जा रहा हो वहां पे, ठीक है। लिविंग सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। और लिविंग सेल कब डिस्कवर हुआ था? 1674 में। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय या व्हेन वाज द फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए 1674 में और सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। परकिंजे ने जो टर्म था प्रोटोप्लाज्म वो दिया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव्य होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी। ही टर्म द कॉइन न्यूक्लियस एंड ऑल्सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। स्लीडन श्वान की जो डिस्कवरी थी वो थी सेल थ्योरी पे। इन्होंने बताया कि मतलब स्लीडन श्वान ने ये बताया कि जो सेल थ्योरी है मतलब वो ये कहती है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। रडल्फ वर्चो ने इसी को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया। एक्सपेंशन का मतलब क्या था? उन्होंने बोला कि जो भी सेल्स डिस्कवर हैं, जो भी सेल्स बन रहे हैं, जो भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, दैट वाज डेवलप्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल की संरचना बनती है, नए नए सेल्स की। जैसे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नए इन्फेंट का बनना दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसी तरह रडल्फ वर्चो ने बोला सेल थ्योरी में कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, पहला। दूसरा ये कि जो भी सेल हैं बॉडी में, जो भी नए सेल्स बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उनकी सेल डिवीजन के बाद संरचना बनती है, ठीक। वेरी गुड। इसके बाद चलो इस पे थोड़ा सा एक और, हाँ यहाँ है मेजर लैंडमार्क्स। मेजर लैंडमार्क्स रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक ने 1665, अभी मैंने आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले कि 1665 में 1665 में ही डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। पुराने माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने क्या किया था? कॉर्क स्लाइस में डेड सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? 1674 में ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर बाय हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने आप से माइक्रोस्कोप प्रिपेयर किया, बनाया, ठीक है। और अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल। सेल के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। स्लीडन श्वान 1838 और 1839, इन दोनों ने ये प्रेजेंट किया कि सेल थ्योरी भी कुछ है, ठीक है।
which states that all plants and animals are composed of the cells and cell is the basic unit of life. उन्होंने ये भी कहा था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की. देखो, एक छोटी सी बात बताई जाए तो हमारे पास, अगर हम घर की बात करते हैं, घर, आपके पास एक घर है, ठीक है, इस घर में सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? ईंट होगी. ईंट हर जगह बुक में, एनसीईआरटी में यही वाला एक घिसा पिटा वो दिया रहता है एग्जाम्पल, बट स्टिल अगर हम इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से पढ़ ले तो हम पूरे के पूरे सीक्वेंस को समझ सकते हैं. ठीक है, तो ईंट होती है. अब ईंट से मिलके क्या बनता है? जब कई सारी ईंटें मिलके बनती हैं तो वो बना लेते हैं एक दीवार. एक दीवार, ठीक है. अभी पहले सीक्वेंस को समझो. ईंट, फिर दीवार बनी. अब दीवार जब चार, 1 2 3 और 4 दीवारें मिला के बनेगा तो बनेगा एक क्या? कमरा. ठीक है, और इस एक कमरे की जगह अगर हम 4 कमरों को मिला देते हैं तो वो 4 कमरे मिला के बन जाता है घर. ठीक है, अगर अब इसको तुम जरा कंपेयर करो. कैसे कंपेयर करोगे? ईंट की जगह रखो सेल को, दीवार की जगह रखो टिश्यू को. ठीक है, टिश्यू के बाद कमरे की जगह रखो ऑर्गन को, और घर को रखो ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बन गया क्या? ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सेल सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट किसको हम बोल रहे हैं? सेल को. सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बनता है टिश्यू. ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके बनेगा ऑर्गन, यानी चाहे वो आपका हार्ट बन गया, चाहे वो आपका लीवर बन गया, चाहे वो आपका इंटेस्टाइन, कोई भी ऑर्गन हो गया, तो वो सारे के सारे किससे मिला के बनेंगे? टिश्यूज से. उसके बाद ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम. सिस्टम का मतलब क्या? एक पूरा का पूरा क्या? केंद्र. अब डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन क्या है? स्टमक हो गया. लेकिन अगर पूरे एलिमेंट्री कैनाल हमारी ना हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ कहलाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर लंग्स ना हो, अगर हार्ट ना हो, अगर आर्टरी वीन्स ना हो, तो इस पूरे के पूरे पाथवे में कहाँ पे सिस्टम बन रहा है? कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा. अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ही सारी फंक्शनिंग करनी हो तो ये सारी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट आए परकिंजे. परकिंजे ने 1839 में ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस था प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, रेडल्फ वर्चो ने 1855 में ही एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं. नॉल और रस्का, नॉल और रस्का का नाम मैंने नहीं बताया, बट इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बायोलॉजी में. ठीक है, यह योगदान इनका था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो 2 टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है कंपाउंड. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली हम अपने स्कूल्स में या फिर हम अपने आसपास जो देखते हैं ना, जिसमें हम एक पर्टिकुलर मिनिमम मतलब साइज तक क्या करते हैं? स्पीशीज को देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. फॉर साइंटिस्ट इट वाज मतलब ह्यूज. ठीक है, सारे साइंटिस्ट के लिए ये एकदम इम्पॉसिबल सी चीज़ पॉसिबल दिखती नज़र आ रही थी कि हम बहुत उससे भी एकदम एक्सट्रीम छोटी जो चीज़ है उसको भी अपनी आंखों से बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकते थे. ठीक है, दे मेड एन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स पॉसिबल. ठीक है, तो दिस वॉज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ सेल. इतने सारे साइंटिस्ट और इतने सारे लोगों का योगदान रहा है और इनके बारे में जानना हमारे लिए फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था. ठीक है, अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री के बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज. शेप और साइज के बेस पे हम कैसे कह सकते हैं कि सेल्स डिफरेंट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप और साइज. ठीक है, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल्स से को लेके ही बात करेंगे. एग्जाम्पल्स लेते हैं प्लांट और एनिमल. प्लांट, एनिमल. ठीक है, प्लांट और एनिमल में अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो जो प्लांट सेल होता है ये साइज में बड़ा होता है. ठीक है, एनिमल सेल साइज में छोटा होता है. पहला डिफरेंस हो गया.
किसके बेस पे? साइज के बेस पे। शेप की अगर हम इनके बात करते हैं तो जो प्लांट सेल होता है ये ऐसे स्क्वायर शेप का होता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। एनिमल सेल कैसा होता है? कुछ ऐसे ओवल शेप का होता है, तो देयर शेप्स आर डिफरेंट। दूसरा, अगर हम किसी बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियाज तो यूनिसेलुलर होता है ना, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भी जब हम बात करते हैं तो कैसे कैसे पाया जाता है? एक होता है ऐसे स्फेरिकल शेप का जिसको हम लोग बोलते हैं कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ऐसा ही दिखाई देता है। एक होता है रॉड शेप जिसको हम बोलते हैं बैसिली। एक होता है स्पिरिला जैसे नेटवर्क स्ट्रक्चर टाइप का दिखता है, ठीक है। एक होता है कॉमा शेप का जिसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। तो अलग अलग शेप के होते हैं बेटा, अलग अलग साइजेस के होते हैं, इस चीज को हमें याद रखना है। तो डिपेंडिंग ऑन शेप और साइज ये कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अभी दिखा देते हो, ये देखो, ये है आपका शेप और साइज पे डिपेंडिंग। स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल्स देखो, जब आप टिश्यूज पे जाओगे ना तो टिश्यूज में आपको अलग अलग टिश्यूज पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है। 4 टाइप की टिश्यूज पाई जाती हैं एनिमल्स में, एपिथेलियल, मस्कुलर, सिलिएट मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, ठीक है। मेन जो टाइप है उसके अंदर भी सब टाइप्स हैं, बट उसकी बात फिलहाल नहीं करनी है। स्मूथ मसल जैसे कैसी दिख रही है आपको? ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप की दिख रही है, सिकुड़ी हुई सी, लंबी सी, इलोंगेटेड सेल है, ठीक है। ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? ऐसे स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक। ह्यूमन स्पर्म, अगर हम स्पर्म और ओवा की बात करते हैं तो जो ह्यूमन स्पर्म आपको यहाँ इतना बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म जो होता है, मतलब मेल स्पर्म जो होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही छोटा पाया जाता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी से, लेकिन जो स्पर्म होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, याद रखना, ठीक है, मल्टी सेल्युलर नहीं होता। उसी के साथ ओवा, ओवा की अगर हम बात करते हैं तो एज कंपेयर टू स्पर्म ओवा बड़ा होता है साइज में, ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा भी कैसा होता है? स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर छोटी होती है, जनरली हम जितना सोचते हैं उससे छोटा होता है। नर्व सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और दिखाई लेकिन नहीं देते हमें, ठीक है। बोन सेल्स कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं। सबका शेप तुम देखो, बस शेप कैसा है? शेप भी अलग अलग है, इसके साइजेस भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिपेंडिंग ऑन शेप और साइज, करेक्ट। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मैंने अभी आपको बता ही दी है, ठीक है। सेल थ्योरी किसने मतलब किसने टर्म दिया था? सेल थ्योरी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय या गिवन बाय स्लीडन और श्वान। उन्होंने सबसे पहले में यही बताया था क्या? कि जो भी सेल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। ये नहीं बताया था कि सेल बनते कहाँ से हैं, करेक्ट, ठीक है। यहाँ भी देख लो, जैसे अभी यहाँ पे लिखा ही था कि स्टेट दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी पॉइंट नंबर 1 अगर हम बोलते हैं तो द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अभी बताया था जीवन के ये आधार हैं। दूसरा टर्म आया था, दूसरा पॉइंट परकिंजे नहीं, आई एम सो सॉरी, रडल्फ वर्शो ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि ऑल द सेल्स arise from pre-existing cells, ठीक है। जितने भी सेल्स होते हैं वो सब कहाँ से अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में बस जनरली सेल के बारे में बताया गया था कि सेल किस पैटर्न पे, किस बेसिक रूल पे काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और दूसरा आ जाता है न्यूक्लियस। इसको साथ ही में बताते हैं, कोई इशू नहीं है,
क्योंकि जब 5 किंगडम हम पढ़ेंगे ना, तो 5 किंगडम में बेसिक जो आप डिफरेंस देखोगे वो इनके आधार पे देखोगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ठीक है, यूनी और मल्टी सेल्युलर। यूनी का मतलब होता है वन, सिंगल। सेल्युलर का मतलब हो गया सेल्ड। ठीक है, एक सेल जिसमें पाया जाता हो, जिसकी बॉडी की संरचना सिर्फ एक सेल से बनी होती है, दैट इज नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा, एग्जाम्पल पैरामीशियम। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए नए सेल्स बार बार सेल डिवीजन से बनते चले जाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, सबसे बड़ा ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या फिर एनिमल्स, सारे के सारे जो हमें नेकेड आई से दिखाई दे रहे होते हैं, दैट आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, न्यूक्लियस के आधार पे 2 टाइप होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियोट्स में कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब जरा इनके टर्म्स को समझने की कोशिश करना। प्रिमिटिव का मतलब पुराना, पुराने टाइप का न्यूक्लियस का मतलब है, सेंस है कि एक होता है ये इस तरह का। हमें पता है कि न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। हमारे सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है सॉरी, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में अगर ये समझ लो कि उसमें आउटर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आए ही ना, है ही नहीं, और जब है नहीं तो इनका जो यानी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स, इनका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे बच्चा, तो इनका जो क्रोमैटिन फाइबर यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इनको साइटोप्लाज्म में हमें दिखाई पड़ता है। कहाँ दिख रहा होता है, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जब कोई चीज जो छुपी होनी चाहिए वो खुली खुली ऐसे साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रहा हो, हमें ये ना समझ में आ रहा हो कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है भी, मतलब न्यूक्लियस भी है कि नहीं है। ठीक है, और जब यही नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस है या नहीं है, तो हम उसमें ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है और ये भी नहीं कह सकते हैं कि है। ठीक है, तो दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो दे don't have well defined nucleus, well defined nucleus। ठीक है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और इनके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का सेंस होता है पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि एक जिसपे डबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए वहां सिंगल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, और उस सिंगल मेम्ब्रेन होने की वजह से ही वहां पे क्या हो गया, जो जेनेटिक मटेरियल था वो हमें इन साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा था। ठीक है, दैट पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, यूकैरियोट में क्या पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी अब अगर हम इनके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इनके जो जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाना, जो होता है यूकैरियोटिक। समझ में आई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हो गया, सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। ऑस्मोसिस मतलब किसी मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करना। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नोन एज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन,
इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है या फिर गैसियस मॉलिक्यूल होगा या कोई भी मटेरियल हो गया, दैट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन किस में अंडर आता है, ऑस्मोसिस में ही सॉल्यूशन आता है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये 3 सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। जैसे किशमिश को रख दिया जाए, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में, तो उसके सेल क्या करेंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। ठीक है, पानी में रख दो तो क्या करेगा, स्वेल अप कर जाएगा। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, यानी अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जरा 3 सॉल्यूशंस बना लेते हैं, 1, 2 और 3 बीकर थे तुम्हारे पास। एक में हमने बोला ये है हाइपरटोनिक, एक को हमने बोला है हाइपोटोनिक, एक को हमने बोला है आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक, अब इसके अंदर ये मान लो सेल हो गया और ये उसकी सराउंडिंग है। ठीक है, बाहर वाली इसको हमने बोली है सराउंडिंग, और ये इंटरनली हमने इसको बोला है सेल। यानी विद रिस्पेक्ट टू सेल और सराउंडिंग हम देखते हैं कि सेल का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ भी हमने सेल रख दिया, यहाँ भी हमने सेल रख दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो सेल में ज्यादा होगा, सेल में इंक्रीज करेगा और सराउंडिंग मीडियम में कम होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो सेल होगा वो क्या करेगा, स्वेल अप करेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक। उसके अलावा हाइपोटोनिक का मतलब होता है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सेल में अगर वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम में ज्यादा हो जाएगा, सेल के अंदर कम हो जाएगा, वो श्रिंक करेगा। इसके अलावा आइसोटोनिक, जिसमें इक्वल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो वाटर मॉलिक्यूल का सेल और सराउंडिंग दोनों में। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेल ऑर्गेनेल्स। चलो भाई, सेल ऑर्गेनेल्स की एक एक करके बात करते हैं। देखो हमने इतना टॉपिक कवर कर लिया, हमें टाइम का पता भी नहीं चला है ना। पहला सेल ऑर्गेनेल है सेल वॉल। सेल वॉल की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, प्लांट्स में पाई जाती है। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे देखें तो मोनेरा में सेल वॉल पाई जाती है, बिल्कुल एक्सेप्शंस होते हैं कुछ। ठीक है, प्रोटिस्टा में एक्सेप्शंस होते हैं। फंगाई में काइटिन की सेल वॉल प्रॉपर पाई जाती है। ठीक है, चौथा आपका आ जाता है प्लांट्स। प्लांट्स में मैंने बता दिया, कई बार बता दिया है, अभी तक तो रट भी जाना चाहिए था कि अगर लिविंग सेल है तो क्या होता है, सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है, और अगर डेड सेल होगा तो वहां पे लिग्निन की सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। सेल वॉल का काम क्या होता है, देखो जब भी हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिफाइन करेंगे ना तो उसको 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला कि वो कहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है, रीजन। ठीक, दूसरा ये हो जाता है कि उसकी फंक्शनिंग क्या है, क्या फंक्शन वो कर रहा है। तीसरा, किस चीज का बना है, मेड अप ऑफ। अगर ये 3 चीजें हमें पता हैं तो इसका मतलब हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में हमसे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, रीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ प्लांट प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल्स में मत लिख देना, क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल कभी भी नहीं पाई जाती है, इसमें कोई गलती से भी एक्सेप्शन भी नहीं आता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इनका टू प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, 2 काम होते हैं इनके फंक्शनिंग में। सबसे पहला क्या आ जाता है कि ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं सेल वॉल। दूसरी चीज स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, प्लांट्स को एक स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट मिलेगा वो सेल वॉल से ज्यादातर मिलता है। किसके बने होते हैं, प्लांट्स की जब हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो ये बने होते हैं सेल्यूलोज के, और उसी सेल्यूलोज का डाइजेशन कौन करता है, अपेंडिक्स करता है। ठीक है, गाय वाय घास खाती है तो उनके अंदर अपेंडिक्स क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। बट हमारे लिए वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्ट ऑर्गन है। नेक्स्ट आता है, ये था आपका किसके बारे में, सेल वॉल।
उसके बाद सेकंड आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कॉमनली एक और नाम से बुलाते हैं जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑफन कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका रीजन क्या है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट और एनिमल, जहाँ पे प्लांट्स होगा या एनिमल होंगे दोनों जगह पे पाया जा रहा होगा, तो वहां पे आपको ऐसे दोनों को एक साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, रीजन क्या होता है, प्लांट्स में सेकेंड आउटर मोस्ट वॉल होती है, सेकेंड आउटर मोस्ट रीजन में पाया जाता है। एनिमल्स में आउटर मोस्ट रीजन। ठीक है, ये कंडीशन समझ आई। फिर आता है कि फंक्शनिंग क्या होती है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। सेलेक्टिव परमिएबल जैसे एल्वियोलाई में हमने क्या देखा था, ब्रीदिंग देखी थी कि कौन सी गैस अंदर आएगी और कौन सी गैस हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। ठीक है, उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन ये मेक श्योर करता है कि कौन से मटेरियल सेल के अंदर आएंगे और कौन से मटेरियल सेल के बाहर जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शनिंग इज दे रेगुलेट the entrance and exit of material, ठीक है, एंट्रेंस और एग्जिट को ये रेगुलेट करते हैं। फिर तीसरा आ जाता है कि किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड फॉर्म कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कैसे करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक समझ लो ये वाला है, एक समझ लो ये वाला है। एक को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी सरफेस रफ है। किसकी वजह से रफ है, राइबोसोम्स की वजह से। राइबोसोम इनके पास जब अटैच्ड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं RER। ठीक है, राइबोसोम क्या है, इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और SER क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम एब्सेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, फैट और लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और इसीलिए इनकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ER, ठीक है, एक तरफ लिख दिया हमने SER, एक तरफ हमने लिख दिया RER। RER ये किससे जुड़े हुए होते हैं, जनरली ये न्यूक्लियस के पास ही पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से ही अटैच्ड होते हैं। न्यूक्लियस से अटैच होने में यहाँ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें ऐसे आप दाने दाने से स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, इसीलिए इसका सरफेस कैसा है, रफ। ठीक, SER जब दिखाई देगा तो वो ऐसे एकदम स्मूथ सा दिखता है। ठीक है, उसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स एम्बेडेड, RER नहीं है एम्बेडेड, तो वो SER। इसीलिए RER क्या करता है, राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और SER क्या करता है, RER प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, SER फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। ठीक है, अब फैट में लिपिड और ये बन गए प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन्स जब बन चुके हैं तो इनको टारगेट साइट्स पे भेजने का काम कौन करेगा। ठीक है, टारगेट साइट्स पे भेजने के लिए सबसे पहले उनको क्या करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या कहीं और से इंपोर्ट होके आती है तो वो पैक्ड ही आती है ना, कि खुली खुली चली जाती है। सबसे पहले
हम उसको पैक करते हैं, याद रखना। अच्छा, ईआर कहाँ पे पाया जाता है मैंने बता दिया है, ठीक है। इनका मेन फंक्शनिंग क्या है, फैट और लिपिड का फॉर्मेशन करना, ठीक। इसी के पास में जुड़ा होता है गोल्जी बॉडी, इनके बाद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है पैकेजिंग फॉर प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड। यही क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में फॉर्म करता है। और उसके साथ साथ दूसरा फंक्शन इनका होता है टू सेंड देम एट देयर टारगेटेड साइट, टू सेंड देम एट देयर टारगेटेड साइट, ठीक है। टारगेटेड साइट का मतलब हो गया कि जहां भी जरूरत होगी वहां इनको भेजा जाएगा, जहां भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की जरूरत पड़ेगी, फिर चाहे वो एंट्रेंस और एग्जिट के लिए मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़े, चाहे किसी भी और अन्य जगह पर इनकी नीड होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में SER का एक और काम होता है। SER का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफिकेशन का ये काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम है लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना, लाइसोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम कैरी करता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। अच्छा देखो, दो चीजें हैं, एक है डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर सेल के अंदर कोई भी मतलब एक्सटर्नल पार्टिकल आ गया, यानी कोई भी एंटीजन आ गया, तो उसको मारने का काम सबसे पहले लाइसोसोम करता है। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कि SER डिटॉक्सिफाई करता है, तो जो भी बॉडी के इंटरनल टॉक्सिफिकेशंस होंगे वो सब को कौन डिटॉक्सिफाई करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इसको कंपेयर मत कर देना, ठीक है। उससे पहले चलो थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में दिखाते हूँ। ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये आपका अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उसी से कंप्लीटली अटैच कौन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो ब्लैक 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 स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स कहलाते हैं, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, देखो, ठीक है। और अगर वहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होगा तो ये सारे राइबोसोम्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे वहां पे। इसी के साथ में यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये आता है आपका क्या, गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें ऐसा कुछ सांप जैसी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको। स्टार्टिंग इसमें दो एंड्स देखो, दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं, एक होता है सिस, एक को हम बोलते हैं ट्रांस एंड, ट्रांस फेस बोल लो या ट्रांस एंड बोल लो, ठीक है। सिस एंड और ट्रांस एंड एक जगह से एंट्री लेता है प्रोटीन लिपिड और एक जगह से पैकेजिंग होके वो बाहर निकलता है। ये जो साइड में आपको इस तरह के टर्न्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसी तरह के क्या पाए जाते हैं, सिस्टर्नी टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बट वो कुछ और कहलाते हैं, बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पे, ठीक है। आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, देखो यहाँ से क्या होगा, ल्यूमेन है, ल्यूमेन से ये प्रॉपरली ये वाला जो आपको सिस एंड दिख रहा है, इस सिस एंड से यहाँ से एंट्री होती है। उसके बाद वो प्रॉपरली मूवमेंट करने के बाद, इसमें कंप्लीटली पैकेजिंग होने के बाद क्या हो जाता है, पैक्ड होके ट्रांसफेस से ये बाहर निकलते हैं और ये आउटग्रोइंग, ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल हो जाते हैं। फिर टारगेटेड साइट्स पे जाने के लिए ये रेडी रहते हैं, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट आपका आ जाता है नेक्स्ट आपका आता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल।
सेल का ब्रेन क्यों बोला जाता है? हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। उसी तरह सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की सारी फंक्शनिंग को रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, इसीलिए हम उसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की जब भी हम बात करेंगे तो इन डिटेल जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाई देता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे एक छोटे से पोर्स दिखाई दे रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के साथ अंदर इनके मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये डेंस फ्लूइड होता है। ठीक है, ये गोल सा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस कहलाता है। और उसकी के साथ साथ यहाँ पर ऐसे एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाद में कंडेंस्ड फॉर्म में बन जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या हो जाते हैं? कंडेंस्ड हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, सीक्वेंस मैंने आपको बताने का प्रॉमिस किया था। न्यूक्लियस में थोड़ा सा डिटेल पढ़ने से पहले एक सीक्वेंस बताया था कल, जीन के बाद आता है डीएनए, डीएनए के बाद आता है क्या? क्रोमोसोम। ठीक है, जीन क्या होता है? डीएनए के जो सबसे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट इज नोन एज जीन। और जीन क्या है? ये ही आपका क्या है? कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फिर वो चाहे आई कलर हो गया, चाहे आपका हेयर कलर हो गया, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स किस में होते हैं? जीन ट्रांसफर बोलते हैं ना, कि जीन ट्रांसफर कर मतलब करवाना है, करना है, समथिंग लाइक दैट। डीएनए क्या होता है? इनका एक थोड़ा सा बड़ा रूप कह सकते हैं हम, जीन का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के बारे में मैंने कल बताया था कि ये किससे बना होता है? 3 लोगों से मिलके। पहला था पेंटोज शुगर, दूसरा था नाइट्रोजनस बेस एनबी, और तीसरा था फॉस्फेट, है ना? ये 3 लोगों से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इनका होता है। नाइट्रोजनस बेस में 2 लोग बताए थे, प्यूरिन और पायरिमिडिन। स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, ये 5 लोग हमने देखे थे। जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, किसके साथ? थायमिन के साथ। और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, किसके साथ? गुआनिन के साथ। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है? अब देखो डीएनए कितना बड़ा होता है, 2 मीटर का स्ट्रक्चर, 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट करते हैं। इसको बांधने का काम करता है कौन? पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय अ प्रोटीन नोन एज हिस्टोन। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स का अलग अलग काम होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक, कंफ्यूज मत होना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए करने के बाद वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, किसमें? बताओ, अभी बताया ना, क्रोमैटिन फाइबर्स में। फिर जब सेल डिवीजन होगा तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में बन जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब हम स्पर्म या ओवा की बात करते हैं तो वहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 22 आर ऑटोसोम्स, अदर वन इज सेक्स डिटरमिनेटिंग क्रोमोसोम। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखो, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो डेंस फ्लूइड होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, प्रोटो और साइटो के बारे में भी यहीं सुन लो।
प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेल में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है, ठीक है, सेल में पाया जाने वाला फ्लूइड जो डेंस है। प्रोटोप्लाज्म हम कब बोलते हैं, जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों कंबाइनली क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, अति अति आवश्यक है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, या न्यूक्लियर पोर का लास्टली क्या काम होता है, न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम फॉर्मेशन करना, राइबोसोम फॉर्मेशन करना, ठीक है। प्रोटीन भी फॉर्म करता है लेकिन राइबोसोम्स का फॉर्मेशन ये मेनली करता है। न्यूक्लियर पोर का काम होता है कि अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से कोई भी मटेरियल अगर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना होगा तो न्यूक्लियर पोर की हेल्प से वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आरएनए। आरएनए से प्रोटीन आपका न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फॉर्म होता है, एमिनो एसिड्स बनते हैं और एमिनो एसिड की चेन मिला के प्रोटीन फॉर्म करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लें, न्यूक्लियस पे आ जाओ, ये रहा, ठीक है। न्यूक्लियस में जरा ध्यान से देख लो, ये आपके क्या जुड़े हुए हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ आर ई आर, मतलब आर ई आर जुड़ा हुआ है। क्रोमैटिन नेटवर्क यहाँ पे दिए हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क है। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, अभी बताया, राइबोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियर पोर, यहाँ से क्या आ जाते हैं, कोई भी सब्सटेंस अंदर से बाहर आता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, डेंस फ्लूइड है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, जो डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस जो होती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर न्यूक्लियस, करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो होता है प्लास्टिड। ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है भाई, प्लांट्स में सिर्फ पाया जाता है। प्लास्टिड आर द कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। कलर्ड पिगमेंट करते क्या है, ये जनरली प्लांट्स को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्लोरोफिल। जैसे मान लो मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड पिगमेंट, जैसे ज़ैंथोफिल हो गया, वो येलो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फाइकोबिलीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है और ग्रीन कलर्ड होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, वाइट, जो स्टार्च कैरी करता है, ठीक है, जैसे आलू, एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है, दैट इज प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। रेस्पिरेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान था, रोल है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और वाटर जनरेट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। तो जब ये प्रोड्यूस होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वो उस एटीपी को अपने पास कैरी करके रखता है और जहां जब भी हमारी बॉडी को नीड होगी वो उतने प्रोवाइड करता है, ठीक है। एटीपी आर कंसिडर्ड एज द एनर्जी करेंसी, ठीक है। डबल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इनके स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, इनके स्ट्रक्चर में भी ऐसे सिस्टर्ने टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस ये करते हैं, ठीक है। जनरली आपकी बॉडी में राइबोसोम्स से मिलके क्या बना लेते हैं, वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, नहीं तो अगर पाया भी जाता है तो बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने वैक्यूल दिखाया भी था, यहाँ देखो जरा, इतना बड़ा सा वैक्यूल दिया है, ये मेनली प्लांट्स में क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। स्टोरेज होगा, कैरी करता है चीज़ों को, और ये क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी यहाँ से डिकम्पोज करने का प्रॉपर काम करता है, ठीक है। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल दिख रही है, आउटर मोस्ट वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, गोल्जी अपरेटस इधर आपको दिख रहा है, वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल मैंने बताया भी था कि 50 to 90% एरिया कौन घेरा रहता है, वैक्यूल। साइड में आपका कहीं जाके छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है कि कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसको किल करेगा। तब भी अगर वो नहीं किल कर पाता है और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल के अंदर ज़्यादा भर जाते हैं, भर गए, तो ये एक इतना ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कर देगा, एक टाइम बाद वो क्या करेगा, पूरे सेल को ही बर्स्ट आउट कर देता है। ठीक है, तो पूरे सेल को ही जब खत्म कर दिया तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक, हमेशा ही ऐसा नहीं करता है, जब इसको लगता है कि इसके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, तो ये क्या करेगा, खत्म कर देता है सीधे सेल को ही। करेक्ट। फिर आता है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल सेल डिवीजन में काम करते हैं। ठीक है, मेनली सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। माइटोसिस और मियोसिस आपने किसी स्टेज ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोसिस का काम क्या होता है, एक का काम होता है आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ठीक है, दूसरे का काम होता है सेल को मतलब सेल बनाना, और या फिर बॉडी में किसी जगह पे अगर कोई डेवलपमेंट कम है या फिर चोट है तो उसको कवर अप करना। ठीक, फिर आता है क्रोमोसोम डीएनए। ये सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं, खत्म हो गया चैप्टर। कोई डाउट किसी को? इतना हेक्टिक था क्या? इतना इजी सा चैप्टर था, इतना आसान था। अभी मैं इससे कम में आराम से ख़त्म कर सकती थी, बट थोड़ा इन जनरल तुम्हें बताना ज़रूरी था। अब चलो थोड़ा सा मैं इसके बारे में और थोड़ा ध्यान दिखा देती हूँ आपको। सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर किसका बना होता है और क्या होता है फंक्शनिंग इसकी। सेल मेम्ब्रेन क्या है, डबल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में ही ये पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करता है ये शेप। ठीक है, प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गेनल, ये भी शेप में हेल्प करता है, बट ये जनरली सेल वॉल के बारे में बोला गया है। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है शेप। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक है, सेलेक्ट करता है कि कौन से सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे, सारी चीज़ें अंदर नहीं जा सकती बॉडी के। सेल के अंदर हर बाहरी पार्टिकल कतई नहीं जा सकता। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रियोल एंड फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, प्लांट सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। इट प्लेज अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन और माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, तो जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है वही क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मेजर साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन द स्टार्टिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, न्यूक्लियस द लार्जेस्ट एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच कंटेन ऑल द सेल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको न्यूक्लियस से मिल जाएगी। ठीक है, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सेल, हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एंड कंट्रोल्स द हेरेडिटरी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होंगे उसमें ये क्या करता है, प्रॉपर हेल्प करता है। पेरीऑक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, विच कंटेन्स मतलब रिड्यूसिंग एंजाइम्स। इनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिक्विड एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। पेरोक्सीसोम्स किस में पाए जाते हैं, ये जनरली प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट में पाया जाता है, तीनों कलरलेस प्लास्टिड, ब्लू रेड कलर येलो क्रोमोप्लास्ट के अंडर आता है। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर्ड। अच्छा, इनका एक और काम होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के साथ साथ पॉलिनेशन में भी, पॉलिनेटर्स को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इम्पार्ट्स द कलर ऑफ लीफ टू फ्लावर, फ्रूट एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। देखो ये लीफ के कलर, मतलब जब आप स्ट्रक्चर को देखते हो फ्लावर के तो उसमें होता है एक कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स मतलब सेपल और पेटल, तो सेपल हमेशा ग्रीन कलर का होता है, बट जो पेटल होता है वो हमेशा डिफरेंट कलर का होता है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो ब्लू कलर का हो, ताकि वो नेक्टरीज को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, नेक्टर को अट्रैक्ट कर सके।
राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, इट इन्वॉल्व्स द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और स्टोरेज भी करता है, तीनों काम ये एक साथ करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, इन्वॉल्व्ड इन द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। गोल्जी apparatus, इट मेनली सिक्रीशन एंड इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करते हैं। और ये क्या करता है, अभी वो बताया ना कि साइट पे भेजने का भी काम करेगा और साथ साथ में पैकेजिंग का भी ये काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे समझे। देखो ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। ये होते हैं न्यूक्लियर पोर, इसी न्यूक्लियर पोर से जब आरएनए फॉर्म होता है डीएनए से तो वो बाहर की ओर निकल के आता है साइटोप्लाज्म में, और एक बड़ी बिग यूनिट और स्मॉल यूनिट के बीच से गुजर के वो क्या कर लेता है, सीधा प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है यही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का। देखो ग्लाइकोलिपिड्स आपको दिख रहे हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन आपको दिख रहा है, ठीक। इस तरह का कंप्लीट स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में बेटा दो चीजें और पाई जाती हैं, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड होता है। जो ये ऊपर आपको ये गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं H2O लविंग, ठीक है, वाटर लविंग होता है इसलिए ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक, ये जो बीच में ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हेयर लाइक, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, जो पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इनके दोनों एंड्स पे क्या पाया जाता है, अगर एक सब्सटेंस यहाँ से अंदर एंट्री कर रहा है तो उसको एग्जिट करने के लिए भी क्या चाहिए, फ्लूइड लविंग या वाटर लविंग क्या होना चाहिए, सब्सटेंस अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए जो अपर एंड और सबसे लोअर इनर एंड ये वाली है और आउटर मोस्ट एंड है, ये दोनों कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग, और बीच में हाइड्रोफोबिक एंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये अपना ऑटोनॉमस सेल होता है, ठीक है, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब जो अपना डीएनए और प्रोटीन खुद फॉर्म करता है, इसको डीएनए और प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है न्यूक्लियस में से, ये खुद ही बनाता है, ठीक है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी क्या करता है, अपना प्रोटीन और डीएनए खुद फॉर्म करता है, ठीक। एटीपी सिंथेसिस, ये देखो एटीपी इस तरह से सिंथेसाइज होके बीच में यहाँ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी पाया जा रहा है, और ये बीच में अंदर की तरफ मैट्रिक्स पाई जाती है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो बस लास्ट टॉपिक अभी फिलहाल का बचा है, सीलिया और फ्लैजेला। देखो सीलिया और फ्लैजेला में दो चीज़ें होती हैं, आपको पहले भी इसका मैंने डिफरेंस बताया है कि सीलिया जैसे मान लो अमीबा पे पाया जा रहा है तो ये क्या करता है, उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। और सीलिया कैसा होता है, छोटा छोटा स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। और सीलिया का मूवमेंट कैसा होता है, बैक और फ्रंट बीटिंग होता है। बैक और फ्रंट बीटिंग मतलब इस तरह से मूवमेंट शो करता है वो, ठीक है। दूसरा क्या है कि बेसल बॉडी इनकी जो होती है वो इस तरह से कुछ अंदर एम्बेडेड होता है, और जो फ्लैजिला होता है इसमें एक कैसा होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये ऐसे कुछ किस तरह का शो कर रहा है, प्रोपेलर लाइक मूवमेंट शो करता है, कुछ ऐसे घुमा हुआ सा, घुमावदार सा, ठीक है। तो ये होता है आपका सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसा होता है, लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट यानी अगले टॉपिक में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ को भी। टिश्यूज़ को भी ख़त्म करने में हमें एक लेक्चर लगेगा मुश्किल से, सारी चीज़ें हम लर्न कर लेंगे, सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगी, कोई भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके PYQ सॉल्व करेंगे, और मैंने वादा किया था ना कि इससे बाहर के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।